अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुख्तनख्वा टेलीविज़न में हम एक बार फिर आपके साथ 3 मुख्तलिफ़ चेहरे जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आज उनका हमारे प्रोग्राम में आना बहुत ही हम उसके मशकूर हैं। जैसा कि आपको पता है ये पुख्तनख्वा टेलीविज़न डिफरेंट पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को, पार्लिमानी मेंबर्स को, सेनेटर्स को अस्करी क़यादत, सिविल सोसाइटी की क़यादत, सोशल वर्कर, ह्यूमन लाइफ एक्टिविस्ट सबको यहाँ पर अपने शो में बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं उनके हवाले से। तो आज का प्रोग्राम भी हमारा एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से है जिसमें हमारे साथ मेहमान होंगे मेजर जनरल हर्षा काकड़, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और कारगिल वॉर में भी उसकी काफ़ी एक्सपर्टी है और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे आज के विशाल खान, सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन लाइफ एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीर के ऊपर भी काम कर रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर भी काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एक्टिविस्ट हैं, डुअल यूट्यूबर हैं, पश्तो में भी और उर्दू में भी और अवार्ड होल्डर भी हैं। साथ में हमारे साथ अरशद परवेज साहब भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आज का हमारा टॉपिक है, सेगमेंट है चाइना इंडो कॉन्फ्लिक्ट और पाकिस्तान का रोल। तो सब शुरू करते हैं सर, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मदु करते हैं और अपने पहले मेहमान को जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तानी ज़्यादातर ये क्लेम करते हैं कि हम मेहमान नवाज भी हैं। तो शुरू करते हैं अपने सीनियर डिफेंस एनालिस्ट से मेजर जनरल हर्षा काकड़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सर। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर ले इसके ऊपर कि चाइना और इंडो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका स्पेक्ट्रम क्या है? ये शुरू हुआ था मई के बिगनिंग में, जब चाइना अपने इलाके से आगे आके जो हम लोग परसीव करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक और कहीं पे उसके अंदर आया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत फर्क है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसका अलाइनमेंट है जो एक्सेप्टेड है और 1972 शिमला एग्रीमेंट में NJ 9852 तक मार्क था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक परसीव्ड लाइन है। हम ये कहते हैं कि हमारा इलाका यहाँ तक है और चीन कहता है हमारा इलाका यहाँ तक है, तो दोनों के इलाकों के बीच में एक ओवरलैप है। तो ये जो ओवरलैप है ये परसीव्ड है। तो जब वो उधर आए तो ऑटोमेटिकली इंडियन फोर्सेस ने जाके डिप्लॉय करके चाइनीज को वहीं पे रोक दिया। अब दोनों फोर्सेस बहुत पास थे, बीच में गलवान हुआ जहां पे दोनों फोर्सेस के बीच में क्लैश हुआ, कैजुअलिटीज हुई। और आज की जो स्थिति है, इस समय जो स्थिति है, जो आज की लेटेस्ट न्यूज है, रिसेंट जो टॉक्स हुई थी 4-5 दिन पहले, उसके लिहाज से काफी इलाकों में दोनों फोर्सेस पीछे हट गई है। हाँ, अभी प्रेजेंटली चीन हटा है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद भारत के फोर्सेस भी थोड़ा पीछे आएंगे। तो ये जो है, ये आज की स्थिति है। तो अगर आप आज का सिचुएशन लो तो ऐसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा सा धीरे धीरे सुधरने लगा है। जी बिल्कुल। विशाल साहब की तरफ जाते हैं। जिस तरह सर ने बात इनको वेलकम करता हूँ और ये हमारे मेहमान है और सीनियर भी है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इनसे। मतलब कुछ सवालात पाकिस्तानियों के जहन में यही है कि अगर यही मामला पाकिस्तान का होता, इंडिया पाकिस्तान का होता, तो रिजल्ट कुछ और होते, एक बहुत बड़ी जंग होती। वो हमेशा इसी तरह, मतलब अगर पाकिस्तान के मतलब अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए तो इंडिया डायरेक्ट कहते हैं हम स्ट्राइक करेंगे या कर दिया या मजीद करेंगे, इसको हम ये कर देंगे। टेलीविजन पे आप टॉक शो जो है ना वो अगर देखे तो वो गर्मा गर्म जो है ना दोनों ममालिक को, ताकि जंग हो जाए। इसकी एक वजह ये भी है कि हमेशा पाकिस्तान जो है ना अगर इंडिया की तरफ से कुछ भी हो जाए तो एक पीसफुल नेशन है। जिस तरह हमने अभी अभिनंदन को जब पकड़ा तो इमरान खान ने उसे रिहा कर दिया। अगर यही भारत में होता, कोई पाकिस्तानी पायलट जाता, तो मेरे ख्याल से वहां से रिहा नहीं होता और इसकी फिर वो कहते कि अभी हम अटैक करेंगे।
तो अक्सर पाकिस्तानी जितने भी अवाम है वो यही गिला करते हैं। अभी भी आप लोग अगर देखो कि चाइना के साथ जो हो रहा है, चाइना पे वो अभी ना तो बयान आया कि स्ट्राइक करेंगे, ना आया कि वहाँ फला इलाका में एंटर होंगे, वहाँ पर कब्जा करेंगे या ये करेंगे। इस तरह के बयानात जो है ना इंडिया की तरफ से नजर नहीं आ रहे। इसका जवाब चाहिए। सर आप सवाल को समझ चुके होंगे कि हाँ हाँ स्पेक्ट्रम हाँ अगर बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो हो रहा है वो काफी, उसमें काफी कूलनेस नजर आ रही है। हो सकता है इंडिया का एक स्टांस हो, दो अगर यही यही सेम स्पेक्ट्रम पाकिस्तान वाया या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता, अगर कोई छेड़छाड़ भी होती तो शायद इंडिया की पूरी टेलीविजन और उसकी पूरी मशीनरी, इवन पार्लियामेंट समेत और आवाम समेत, इसको जो है ना पाकिस्तान और जंग की वार की तरफ धकेल चुकी होती। सर इसके हवाले से कोई कमेंट करे प्लीज। दो बातें हैं। हम्म इंडिया ने कभी नहीं कुछ शुरुआत करी है। हम्म मेन प्रॉब्लम रहा है टेररिज्म से। हम्म अब अगर पाकिस्तान कहता है कि हम टेररिस्ट नहीं भेजते, हम्म तो जो इंडिया के बॉर्डर में मरते हैं हम्म वो जन्नत से पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना वाया इंडिया, हम्म पाकिस्तान से जन्नत जा रहे हैं वाया इंडिया। हम्म तो वो एक है, हम्म उसके कारण मेन प्रॉब्लम है। हम्म और दूसरा है इंडो पाक बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस रेगुलर हैं। हम्म चाइना के साथ 1975 के बाद एक गोली नहीं चली है। हम्म जो ये वायलेंस इस बार हुआ था, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई थी, ये एक इंसिडेंट हुआ था वायलेंस का। हम्म दूसरे तरफ आपके पास 2000-3000 साल में वायलेशंस होते हैं सीज फायर। हम्म तो फर्क बहुत है दोनों के बीच में। हम्म आप देखोगे कि जहां पे आईबी है इंडिया पाकिस्तान का, उधर रेयरली कहीं सीज फायर वायलेशन होता है। मेनली एलसी पे होता है, जहां पे दोनों का डिप्लॉयमेंट है और जहां पे टेररिज्म का इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है। चाइना से ना टेररिस्ट आते हैं, ना उधर से फायरिंग होती है। तो यहाँ पे फर्क सर एक बात नो ऐड नो करना चाहता हूँ विशाल कि लेट हिम स्पीक। सर आप तो, बोलिए। तो ये जो फर्क है हम्म दोनों साइड में, ये है। हम्म दूसरी बात, इंडिया ने हमेशा कोशिश करी है कि टॉक्स के साथ मामला रिजॉल्व हो। हम्म कोई साइड नहीं है जहां पे टॉक्स नहीं छोड़ा है। हम्म लास्ट जो अटेम्प्ट था वो था नवाज शरीफ के घर में जाके। हम्म जब उसके बाद पठानकोट हुआ तो फिर रियलाइजेशन हुई बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म बात करें तो किससे करें, कंट्रोल किसके हाथ में है। अब सबको पता है, आप लोगों के अखबारों में या आप लोगों के टीवी के चैनल्स में खुद आता है सेलेक्टर और सेलेक्टेड। पहले तो डिटरमिन करें कि कौन है जो जिसके हाथ में पावर है बात करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, और क्या वो चाहता है डिसीजन। तो ये बहुत अलग अलग कहानी है। दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो बहुत फर्क है। तो अगर आप उसी मामले के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, उसको आप अगर इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ कंपेयर करो तो और भी ज्यादा फर्क है। क्योंकि इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे आर्मी या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहीं कहीं है, कहीं कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी नहीं है। उससे भी एक लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एसएसबी कहते हैं। तो हर बॉर्डर के साथ अलग फर्क है, हर बॉर्डर के साथ फोर्स लेवल अलग है, हर बॉर्डर की जिम्मेवारी किसी और के साथ है। ये उस पर निर्भर है कि कितना दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के देशों के बीच में तालमेल है, और दोनों देशों के बीच में डिजायर है कि हम आगे बढ़े और एक साथ रहें। बिल्कुल सर, आपका बहुत मैं दोबारा से तमाम मेहमानों को मैं बतदरीज बारी दूंगा और उनकी व्यू का एहतराम भी करेंगे। सर जिस तरह आपने बात कही कि ये दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है कि पाकिस्तान वाया भूटान, या सॉरी इंडिया वाया भूटान, इंडिया विद बांग्लादेश, इंडिया विद नेपाल, इंडिया विद चाइना, इंडिया विद पाकिस्तान। तो इसके ऊपर एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगा। सर इस इतने गंभीर सूरत हाल इंडिया और चाइना का है, इसमें अगर आप एज अ मिलिट्री आप खुद इस कंट्री के लिए सर्व कर चुके हैं, आप इसको किस स्पेक्ट्रम में इसको
मेजर करते हैं कि अगर किसी मुल्क के 20 से लेकर 40 तक हम किसी मीडिया की खबर के ऊपर तायद नहीं करते या उसके ऊपर यकीन नहीं रखते, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडिया हो, लेकिन एज अ जनरल परसेप्शन हम बात करें कि 20 से 40 तक के जवान अगर आपके उसमें बगैर गोली आपके टेलीविजन के ऊपर भी ये चीज चल रही है, लेकिन उससे हम अपनी परसेप्शन बनाते हैं कि बगैर गोली चली वहां पर आपके 40 जवान जो है ना शहीद हो चुके हैं या फौत हो चुके हैं। तो इसके ऊपर इंडिया का अभी तक स्टांस क्या है, मिलिट्री स्टांस क्या है, पॉलिटिकल स्टांस क्या है, और सिविल सोसाइटी क्या कर रहा है, पब्लिक क्या कह रही है, और एक परसेप्शन क्या है इंडियन की एस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और सिविल की भी, कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर? पहले तो जो फिगर्स थे, इंडिया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत क्लियर है कि जहां जहां एक एक जवान का लास्ट राइट्स होंगे वो मीडिया के कवर होंगे। मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुला फ्री मीडिया है। तो इंडिया फिगर्स कभी हाइड नहीं कर सकता। 20 थे और उन्होंने 20 एग्जैक्ट डिक्लेयर किए, इंजर्ड अलग थे, उसके फिगर्स आए हैं। कैजुअलिटी सिर्फ इंडिया की नहीं हुई, चाइना की हुई है। चाइना के फिगर्स वेरी कर रहे हैं, 35 से 43। आज कोई चाइनीज का डिसिडेंट कह रहा था कि 100 से ऊपर है। चाइना ने ना अभी तक डिक्लेयर किया, एक्सेप्ट किया कि हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, एक्सेप्ट किया कि एक सीओ और एक कमांडिंग ऑफिसर और एक उसका नंबर 2 दोनों का देहांत हुआ है, एक्सेप्ट सब कुछ किया है, पर उन्होंने कैजुअलिटीज के फिगर डिक्लेयर नहीं किए। अब इसका असर क्या हुआ है? जहां तक इंडिया के अंदर है, हमने ये मान लिया है कि ये हमारी कैजुअलिटीज है और ट्रुप्स और जो फोर्सेस हैं और स्ट्रांगली रिजॉल्व हुई है कि ये नहीं होने देंगे, और दोनों तरफ हुई है तो ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं। दूसरी बात, जहां तक आगे का है, बहुत क्लियर है कि अगली बारी और दिक्कत होगी चाइना को, क्योंकि भारत फोर्सेस वॉलंटरी आर्मी है, उनकी कंस्क्रिप्टेड आर्मी है, बहुत फर्क है दोनों के बीच में। और ये कोशिश हो रही है कि अब जो वेरिफिकेशन था या जो भी होना है वो बहुत ढंग से किया जाएगा और ये इंसिडेंट्स नहीं रिपीट होंगी। यहां तक कि इसको डिस्कस किया गया था दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने, और उसके बाद रिजॉल्व लिया कि अब दोनों फोर्सेस को कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। तो ये अभी सिचुएशन है। और अगर एक साइड होता, दूसरा साइड नहीं होता तो बात अलग थी। और चाइनीज मीडिया, चाइनीज जो उनके ग्लोबल टाइम्स ले लो आप, उनका फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ले लो, सब तरफ से ये है कि दोनों साइड कैजुअलिटीज हुई हैं। चाइना अभी तक अपने फिगर्स डिक्लेयर नहीं कर रहा, उनके अंदरूनी प्रेशर आ रहा है कि आप डिक्लेयर कीजिए कितने कैजुअलिटीज हुई हैं, वो नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, मालूमात और तजिया बिल्कुल हमारा जारी और सारी रहेगा। अपने फर्स्ट ग्रुप में आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरशद परवेज साहब की तरफ। सर, आप चाइना इंडो और ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया के परसेप्शन को आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? और बशमूल आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस जंग को, कि इंडिया का स्टांस जो पाकिस्तान के साथ है कि यहाँ पर एक मामूली सा वाक़या भी हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ड्रामेटिकल हो, चाहे वो उनकी वो जो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हम कर रहे हैं, तो उसके बाद वो फिर हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर या हमारे तरफ बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक भी करते रहे, जो उसके मुकाबले में, उसके ज़िद में फिर वो लोग अपने 2 जहाज भी गवा चुके हैं। लेकिन अभी तक जो वहां पर, जिस तरह सर ने बता दिया कि हमारे वहां पर सर ने एक्सेप्ट कर दिया कि 20 हमारे जवान जान से बाजी हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अगर इस स्पेक्ट्रम सेम वर्जन अगर यहाँ पर पाकिस्तान इंडो बॉर्डर पे होता, तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एक वार की शक्ल इख्तियार नहीं कर चुका होता? बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी तफसील से बताया, और जनरल साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपकी बातें से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, स्पेशली इन बातों से कि पाकिस्तान के अंदर ताकत है किस जगह पर। ये एक वाकई एक मुतनाज़ा बात है और इसको करने की ज़रूरत है, और आपका हक भी बनता है कि ये बात करें, कि वो रावलपिंडी से बात करें या इस्लामाबाद से बात करें या इन दोनों के अलावा किसी और जगह से बात करें। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, और शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नजर भी नहीं आती। जो वीक है वो में उसको मानना चाहिए,
वो बहैसियत एक इंसान के मानना चाहिए। लेकिन इस मौके पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो जेल है वो जम्मू और कश्मीर है, जिसको पूरी दुनिया जो सा है वो शोर मचा रहा है कि इंसानों के साथ इतना बुरा सलूक दुनिया के किसी खित्ते में नहीं किया जा रहा। जो इस वक्त इंडिया जो क्लेम करते हैं कि वी आर पाकिस्तानीज, और या फिर वो क्लेम करते हैं कि वी आर कश्मीरीज, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस तनाजुर के अंदर अब अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब अमेरिका जाते हैं तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेल में जाते हैं और जो आर्मी चीफ है उनको 21 तोपों की सलामी मिलती है। ये तकलीफदेह सूरत हाल है पूरी दुनिया के लिए कि एक अमेरिका जो इतना बड़ा डेमोक्रेट बनता है वो क्या साबित करना चाहता है। और आज की सूरत हाल अगर हम देखें तो चाइना जो जनरल साहब ने बताया कि 1975 से एक गोली नहीं चली, आज उसको इतना फॉरवर्ड होना पड़ा और इलाकाई सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल उसको क्यों करना पड़ी, ऐसी सूरत हाल में क्यों आना पड़ा, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। और पाकिस्तान की जहां तक बात रही, पाकिस्तान का तो अभी रोल शुरू होगा और आई थिंक बहुत अच्छा शुरू होगा। सर, पहली बात तो जम्मू कश्मीर को जो आप लोग समझते हो वो आप लोगों का विचार है। मैं इतना बता दूं कि आप लोगों का विचार बहुत उल्टा है। आप लोगों का विचार पाकिस्तान की तरफ से ही देख रहे हो, ना आप लोग आंख खोल के देख रहे हो। ये जो आपने अपने आंख को बंद कर रखा है अपने विचार को, इससे कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे खास तौर पे इंडो चाइना के बारे में, इंडो चाइना रिलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं, इकोनॉमी काफी क्लोज है। जो ये हरकत हुई है इसके बहुत कारण हो सकते हैं, ये मिलिट्री कारण नहीं है। काफी हो सकता है कि पॉलिटिकल कोई उनको कंसेशंस चाहिए, डिप्लोमेटिक कंसेशंस चाहिए, ये बातचीत के साथ निकलेगा। अब इसको एंटिसिपेट करना क्या है, क्यों है, वो अलग बात है। और इसको ये सोचना कि डिप्लोमेटिक है या मेनली इकोनॉमिक है, इसका भी अभी टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग में। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें, कुछ हफ्ते के अंदर मामला ऑल क्लियर होगा। पर अंत में जो सिनेरियो है वो वापस होके नॉर्मल आ जाएगा, चाहे जुलाई में आए, चाहे अगस्त में आए, चाहे सितंबर में आए। फोर्स लेवल्स दोनों के एक हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जरा थोड़ा सा आज के लिहाज से तो वैसे भी पुल बैक शुरू हो गया है, तो देखो अभी किस प्रकार जाता है। चलो आगे आप लोगों का सवाल आने तो फिर मैं देखूंगा। जिस तरह आपने बात की है कि यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक मेजरमेंट है, अप एंड डाउन है चाइना और इंडिया का। आगे बढ़ते हैं सर। इस वार को उन्होंने आपकी, जिस तरह आपने कबूल किया, चाहे हम तो इस हवाले से बात नहीं करना चाहते कि चाइना को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाइना की कितनी कैजुअलिटीज हुई, वो क्यों छुपा रहा है, वो तो जैसे ही उनकी स्टेट, ये तो दुनिया की ग्लोबल न्यूज है। चाहे जिस मुल्क में जो कैजुअलिटी होती है, चाहे उसको वो अपेयर करे ताकि बाकी जितने भी एनालिस्ट है उसके ऊपर तज्जिया कर सके कि ये क्यों हुआ। तो इस हवाले से भी हम ये बात पसंद करें कि चाइना भी लेट देम टू शो देयर कैजुअलिटीज, हाउ मच दे हैड इन द बैटल विद द इंडो चाइना। लेकिन बात यहाँ पर यह है सर कि उन्होंने 20 जवान तो आपके कम से कम एक बहुत बड़ा सानहा है इंडिया के लिए। एक जवान का शहीद होना किसी मुल्क के लिए भी, स्पेशली आर्मी पर्सन, और ऐसे बॉर्डर सिचुएशन में एक जवान का भी अपनी जान की बाजी से जानना मुल्क और वतन के लिए, तो वो एक अलग सी उसकी फ्रेम बनती है, मेजरमेंट बनती है। यहाँ पर हम देख ले कि आपने एक्सेप्ट कर लिया जिस तरह के 20 जवान हमारे गए हैं, तो क्या सर आपकी स्टांस के बारे में, मैंने पूछा कि स्टांस मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट का क्या है, सिविल स्टेब्लिशमेंट का क्या है। डेमोक्रेसी यहाँ पर बहुत बड़ी जमहूरियत की मां समझी जाती है इंडिया को, तो उनकी आपस में स्टांस क्या है, इकोनॉमिक स्टांस है उसका, कि जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स पे किया कि
चाइना अटैक ऑन द मैप एंड इंडिया अटैक ऑन द ऐप, कि आपने इसको ऐप का सिर्फ बाइकआउट कर दिया। होना चाहिए इस तरह। हम बार बार देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी यही कर रहे हैं कि वो तंग नजर सोच है। इसको मैं तंग नजर सोचता हूँ। चाहे उसको कोई ब्रॉड माइंडेड ले ले कि ये जो है ना किसी भी मुल्क का एक दूसरे के साथ खदुखालत से ना हो, तो वहाँ की मसनूआत से बाइकआउट करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सूरत हाल बनते हैं, तो फिर हम बाइकआउट करते हैं कि इंडिया की फिल्में देखना बंद कर दे और वहाँ की मौसीकी देखना बंद कर दे। तो क्या ऐसा सेम स्पेक्ट्रम वहां पर भी है कि उन्होंने एक आपसे एक 60 किलोमीटर का एरिया ले लिया और आपने जवाब में सिर्फ और सिर्फ ऐप ही रिमूव करना था? सर, इसके हवाले से आप ये आप ही की न्यूज की तरफ से आ रहे हैं। हमारे यार ये देखिए, अगर आप लोग सपना समझ के 60, 70, 80, 100, 200, 300 मन मर्जी हवा में घुमाओगे तो आप लोग खुश रह जाओ, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों का मन आप लोगों को बड़ा खुश करता है कि हमने 60 बोला या 70 बोला, खुश हो जाइए, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ये है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी दो नेशंस के बीच में कोई टेंशन्स आते हैं, टेंशन्स को हैंडल करने के लिए अलग तरीके हैं। पहला है मिलिट्री, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है डिप्लोमेटिक। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो जहां तक ये है, मिलिटरीली दोनों स्टेलमेट पे हैं, ना वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे थोड़ा बहुत हरकत हो रही है, डिस्टेंसिंग हो रहा है। अब जो आप एप्स कह रहे हो, आपने पॉसिबली आगे डिटेल में एनालिसिस नहीं करी है। एक सिर्फ टिकटॉक बैन करने से बाइट मीडिया, जो उनकी कंपनी है जो टिकटॉक को ओन करती है, उसका 6 बिलियन का लॉस हो रहा है। उसका 110 बिलियन का आईपीओ जो प्लान था वो अब खत्म हो गया है, सपना बन गया है। अभी ये है कि जो बाकी बैन है, आपने एप्स बैन किया, आपने पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट में, टेलीकॉम में जहां पर चाइनीज का पार्टिसिपेशन था, आपने सब ब्लॉक कर दिया। इन सब चीजों में चाइना से इंपोर्ट्स बंद कर दिए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को आपने कंट्रोल कर लिया। अब ये इंडिया चाइना के बीच में करीब चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में $6.2 बिलियन है। वो तकरीबन 90 या 100 कंपनियों के बीच में फैला हुआ है। तो ये एक पार्ट है। तो आपने शिफ्ट किया मिलिट्री से इकोनॉमी में। अगर आप देखो, लास्ट ईयर अगस्त में पाकिस्तान ने क्या किया था, जब आर्टिकल 370 निकाला, आपकी सरकार ने छलांग मार के बोला एम्बेसडर वापस जाएगा। हमने पूरा इंडिया से सब ट्रेड बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, इंडिया से मेडिसिन आनी शुरू हो गए। आपने इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया तो कहां से शुरू हुआ, दुबई से आना शुरू हो गया। तो ये जो एक्शन है इकोनॉमी, ये एक्शन हर नेशन लेगा, चाहे दूसरे के ऊपर कितना फर्क पड़े वो अलग बात है, पर ये एक मेथड है आपको दूसरे को मैसेज देने के लिए कि हम आपके खिलाफ एक्ट कर सकते हैं। तो ये हर देश करता है, पाकिस्तान ने किया। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने कुछ सामान कहीं और से लिया जो इंडिया से लेते थे, कुछ आपने कोशिश करी नहीं लेने की, पर फिर आपको वापस आना पड़ा लेने के लिए। कुछ चाहे आप वागा से ले रहे हो, बाकी दुबई से आ रहा है। तो ये तो बात है ही। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की है, तो कि ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक वॉर की तरफ भी जाएंगे, मिलिट्री वॉर की तरफ भी जाएंगे, कन्वेंशनल वॉर की तरफ भी जाएंगे। तो जी अरशद साहब। जी, असल में रोहन बहुत शुक्रिया। जो इलाकाई सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अभी जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं वो एक छोटा सी एक बात है, वो हो रही है लद्दाख के ऊपर। और ये इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और ये जनरल साहब की अपनी एक सोच है कि वो खत्म हो गया है, पीछे हट रहे हैं, पीस हो जाएगा। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान मामला है। मसला थोड़ा सा शुरू होता है ये अफगानिस्तान की साइड से, कि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल तब्दीलियां जो हो रही हैं,
और जो एक मुआहदा हुआ है अमेरिका का और तालिबान के दरमियान, उसके बाद वहां की जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिहाज से इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, और दूसरी बात ये हो रही थी कि इस इलाके के अंदर जो सीपैक बन रहा है उसको इंडिया रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर काफी सारे इंटरेस्ट मौजूद हैं। तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हमें इलेक्शन जो 2018 का इलेक्शन है उसके अंदर बहुत बड़ा हमें मामलात नजर आते हैं। ये पाकिस्तान की वीकनेस है, लेकिन इलाकाई सूरत हाल इस तरीके से खराब तब्दील नहीं की जा सकती, या आप कह लें कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये जो अचानक से चाइना का मूव करना, आगे आना और किसी मामलात को एंगेज करके दिखाना कि नहीं इतना आसान नहीं है सब कुछ, ये सीपैक जो है ये पाकिस्तान और चाइना का मामला है, इसके अंदर इंडिया का डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस करना और उसके बाद ये सूरत हाल दिखाना, तो मैं ये समझता हूँ ये उसी का ही एक हिस्सा है। बाकी जहां तक ये रही कि 40 मर गए 20 मर गए इधर से उधर से, तो ये तो इन चीजों में होता है, ये तो, और छुपाना और ज्यादा बता देना कम बता देना ये एक डिप्लोमेटिक चीज होती है। इसके ऊपर देख लें आप, मेरी तो समझ में ये चीजें आती हैं। विशाल भाई आपकी तरफ आते हैं, चाइना इंडिया वर्सेस चाइना पाकिस्तान। मैं जरा कुछ बता लूं। इरशाद इरशाद प्लीज। जो सीपेक है, सीपेक से इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। सीपेक आप लोगों का मामला है, लोन आप लोग ले रहे हो, कितना इस्तेमाल होगा कितना प्रॉफिट होगा वो समय बताएगा। अब उसी दिन कहीं निकला था कि 1 बैरल ऑयल अगर वाया सीपेक जाएगा चाइना में, 1 बैरल के ऊपर $12 का कॉस्ट पड़ता है। कितना इस्तेमाल होगा, कितना फायदा होगा दोनों देशों को, कितना कर्जा बढ़ेगा, कितना कर्जा देना पड़ेगा, किस समय पे देना पड़ेगा, किस देश के ऊपर असर पड़ेगा, कौन देगा कौन लेगा, अगर नहीं दिया तो क्या लेंगे वापस या क्या नहीं होगा। आफ्टर ऑल हो चुका है श्रीलंका में, अब हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये सब अलग कहानी है। सीपेक से चाइना को पता है कि इंडिया ने कभी उनको थ्रेटन नहीं किया, सीपेक पे ना करेगा। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सीपेक में क्या बनेगा, क्योंकि आप लोगों का अपना प्रॉब्लम है, आप लोग अपना फाइनेंशियल रिजॉल्व करो। तो इसको घुमाना फिराना, सीपेक अफगानिस्तान में चाइना अभी तक ना आया है। चाइना आएगा जब अपने आप कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस होने में अपने आप टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड में हेजिटेशन है कि किस प्रकार से आगे फाइनल सोल्यूशन निकले। हर चीज अपने समय के साथ चलती है, किसी चीज को आप पुश नहीं कर सकते। जहां तक सीपेक है या आपका सोच रहे काराकोरम से लिंक है, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि इंडिया ने कभी इंटरेस्ट नहीं किया कि हम जाके कहीं आगे थ्रेटन करें, में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस देश का अंदरूनी मामला है वो देश अपने आप संभालेगा, और अगर संभाल पाएगा और अगर लोन दे पाएगा और जो फंड्स लिए हैं वो रिटर्न कर पाएंगे, वो उनका अंदरूनी मामला है। आप लोग अपने आप लड़ते रहोगे चीन के साथ, जब आएगा टाइम लेने का, जैसे अभी आप लोग मांग रहे हो एक्सटेंशन और रीवर्किंग ऑफ ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है और बाकी है, वो भी चलेगा। तो ये तो अंदरूनी मामला है, इससे आप लिंक करना मेरे ख्याल बहुत घुमा फिरा रहे हो मामला जो कहीं है नहीं। मैं आ रहा हूँ विशाल साहब की तरफ, और इसके ऊपर मैं एडिशनल एक चीज आपको सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं विशाल साहब की तरफ आऊंगा। जिस तरह आपने सर बात की सीपेक की, चाइनीज की माइंडसेट और थिंक टैंक आपको पता होगा सर, कि वो लोग जब एक चीज को मार्केटलाइज करते हैं और एक प्रोजेक्ट को वो मार्केटलाइज करते हैं, तो फिर उसकी पहले स्ट्रेटेजिक डिप्थ को देखते हैं कि सीपेक की स्ट्रेटेजिक डिप्थ क्या होगी। तो चाइना खामखा में इतना मासूम बच्चा नहीं होगा कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, चाइना से लेकर वाया पाकिस्तान, वाया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से निकलकर वो जाके सेंट्रल यूरोप में एक चीज जाके लिंक होगी। तो उसके लिए उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क किया होगा, कुछ टेबल टॉक की होगी आला सतह के। दूसरी तरफ सर सीपेक के हवाले में एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो $1 बिलियन और $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान से निकलकर वो जा रहे हैं यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले चाइना जो वहां पर कर रहा है वो अफगानिस्तान की अमन में, जहां पर आपकी $1 बिलियन और $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये चीज वो मैं नहीं कर रहा,
अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डिप की लोग जो है ना वो इस बात को बता रहे हैं। फिर इसके ऊपर आप कमेंट भी दीजिए। कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि सीपेक को अगर कोई थ्रेट पहुंचता है तो चाइना बीच में से खामखा कूदेगा। बलूचिस्तान से थ्रेट मिल रहे हैं तो बलूचिस्तान के ऊपर चाइना ने मजीद अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी हमारी तरफ से कि सिक्योरिटी लाइन को मजीद स्ट्रेंथन करे। और कभी भी चाइना नहीं चाहेगा, चाइना सबसे पहले चाहेगा कि वो अफगानिस्तान में अमन, चाइना पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में अमन एस्टेब्लिश करे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आता तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तक महदूद हो जाएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा ही नहीं रहा आज तक। तो ये सीपेक जो बात आपने की कि इंडिया इसमें अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा या इसकी अपनी इंटरनल मामलात है वो इंडिया, तो बलूचिस्तान के ऊपर आपकी अपनी मेजर जनरल की रैंक के लोग हैं वो बाकायदा से वहां पर टॉक शोज इसके ऊपर कर रहे हैं कि सीपेक को किस तरह डबोच लिया जाए। तो ये तो आपकी अपनी परसेप्शन है, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन फिर दूसरी परसेप्शन आपकी अपनी स्टेट की जब हम देखते हैं कि सीपेक को कैसा रोका जाए तो फिर हम उसको भी देखते हैं। आते हैं विशाल भाई की तरफ। विशाल भाई नेक्स्ट सवाल। अब सुनो, आपने मेरे को सवाल, आपने कुछ बोला, अब अगर आप आगे जाओगे बिना मेरा जवाब लिए हुए तो फायदा क्या मिलाने का। अच्छा फिर ऐसा बेसिकली एक सेकंड है, बेसिकली विशाल भाई को मैं काम कर देता हूं सर, आप जवाब दे फिर विशाल भाई की तरफ जाऊंगा जी। बेसिकली जो सीपेक था जो अभी चल रहा था, चाइना को भी पता था कि इनिशियली जब तक इंडिया उसमें नहीं आएगा वो कभी सक्सीड नहीं करेगा, और इंडिया ने काफी टाइम बाद ना बोला। और जब तक, क्योंकि अब जो आपका ग्वादर से ट्रांसपोर्ट निकलेगा और जाएगा जिंजियांग काराकोरम पास होते हुए, उसमें किसकी गाड़ियां जाएंगी? चाइना की गाड़ियां जाएंगी। और किसकी जाएंगी? पाकिस्तान की गाड़ियां जाएंगी, और तो कोई देश की जाएगी नहीं। अच्छा, और अगर किसी देश की जाएगी नहीं तो आपको ट्रांजिट फीस कौन देगा? ग्वादर की 90% जो इंपोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट की जो फैसिलिटीज है, 90% प्रॉफिट तो चाइना को जा रहा है, 10% आपको आ रहा है। उसके सड़क पे चाइना के अलावा और किसी की गाड़ियां नहीं जा रही, तो इनकम कहां से आनी है? तो जो इनकम आनी है वो इनकम तभी आएगी जब ये इंटरनेशनली यूज होगा। दूसरा, जो यूरोप का चाइना का प्लान था, उनके वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और बाकी चीजों के साथ यूरोप अभी पुल बैक कर रहा है। तो हर जगह से पुल बैक हो रहा है। अब आप देखो, जहां जहां उनके सीपेक या उनके बीआरआई कॉरिडोर्स हैं, हर नेशन या मांग रहा है डिले, स्लो डाउन, या वो चाह रहा है कि लोन रिपेमेंट में डिले हो। कल या परसों एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस निकला था चाइना की तरफ से, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि तकरीबन 30-40% प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो हो गए हैं या तकरीबन हॉल्टेड हैं। 30-40% प्रोजेक्ट्स काफी स्लो हो गए हैं। अब आप लोग मानोगे नहीं क्योंकि आप लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मैं तो आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। रहा अगली बात बलूचिस्तान की, अब सीपेक आपका है, चलाना आप लोगों ने है। अगर आप देखो, रोजाना बलूचिस्तान की अपनी न्यूज आती है, रिसोर्सेज बलूचिस्तान से निकाले जा रहे हैं, उन्हीं के लोग पानी भरने के लिए कुएं में जा रहे हैं। नेचुरल गैस बलूचिस्तान से पाकिस्तान आ रही है और उनके लोगों के पास नहीं है। ये तो आप लोगों के न्यूज में ही आता है, सोशल मीडिया में ही पढ़ता हूं। इस बात को तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड यार, अब मेरे को खत्म तो करने दे, फिर आप। मैं एक चीज ऐड करता हूँ। इस बात को मैंने डिसलाइक क्यों किया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जिस तरह आपने कहा कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान आएगा, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है कि एक सूबे से माल जो है दूसरे सूबे जो भी ले लो, मेरा मतलब वही है कि वहां से पंजाब ले लो या जो सिंध ले लो, जो बोल, तो उन लोगों के जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको जब आप कोई इलाके को ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हो रहा है। और अगर आप सोचो कि टीवी डिस्कशन के अंदर जो मेरे जैसे कुछ रिटायर्ड आके बोले कि हमने ये करना है, वो करना, सरकार ने कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके टीवी शोज में भी वही कहते हैं। और अगर रावलपिंडी सुनने लग गया टीवी शोज जो इस्लामाबाद या कराची या पेशावर से निकलते हैं और उसके लिहाज से एक्ट करने लग गया, तो वे रावलपिंडी वाले तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? तो हमारा भी वही स्टेटस है। टीवी शोज में तो लोग सब कुछ चलाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सरकार उसी को सोच समझ के एक्ट करेगी। ठीक है ना? आपके यहाँ भी तो लोग वो लाल टोपी पहन के पता नहीं क्या क्या चलाते रहते, याद है ना?
जी जी जिसकी जी मैं बात कर रहा हूँ, जी जी ठीक जी है जी ना? वो तो लाल सरकार, वो तो हाथ में हथियार भी लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो लाल नहीं कि रावलपिंडी उन्हीं की बात सुन के एक्ट करेगा, लाल ठीक है? टोपी वो भी हंस रहा होगा जैसे हम लोग हंसते हैं, या आप लोग हंस रहे हो अभी। जी लाल टोपी के ऊपर जो दो तरफा लाल टोपी वाले लोग हैं, उसके ऊपर उसकी डीएनए की एनालिस्ट जो है ना, वो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। उसके ऊपर आपके साथ टॉपिक जी करेंगे। जी विशाल विशाल भाई की तरफ जाते हैं। अच्छा विशाल भाई, ये तो हुआ तबसरा। आप तो मतलब माशाल्लाह सीनियर्स है। और मैं सच्ची बात जो करूंगा, मतलब जो भी दुश्मन होता है पाकिस्तान का, वो इंडिया हो या कोई भी हो, वो जो है ना हमेशा ही कहे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सीधे क्या है, मतलब ये फ्लॉप चीज है। हमारे लिए तो पाकिस्तानी नेशन के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। दूसरा, व्हाट विल वी कैच कुलभूषण यादव, तो इंडिया ने रिफ्यूज किया उसी टाइम के, नो ये तो हमारा मतलब नहीं, ये वैसे पाकिस्तान कहानियां बना रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई ये हमारा ही है, और इसने कोई जो है ना टेररिज्म नहीं किया सीपेक के मामले में या जो भी है, तो हम मुकदमा लड़ेंगे। आलमी अदालत में मुकदमा भी इंडिया हार गया। तो और दूसरा, कुछ दिन पहले मैं मेजर भोरिया जो इनका है, ट्विटर पर काफी मैं एक्टिव हूँ, वहां पर देख रहा था, वो कह रहा था कि भाई पाकिस्तानी हो, हमारा बहुत बड़ा हाथ है बलूचिस्तान में, और तुम लोग देखते हैं सीपेक को कैसा कामयाब करोगे। तो मतलब खुद इनकी जो रिटायर आर्मी है, वो खुद तबसरे कर रहे हैं कि हम वहां पे इन्वॉल्व है। आप सोचिए अगर पाकिस्तान इस तरह वहां इंडिया में इन्वॉल्व हो गए या स्टार्ट कर दिया, तो फिर तो दोनों तरफ से ना, हम तो चाहते हैं कि पीस हो। इंडिया को भी मतलब पाकिस्तान ने, चाइना ने कहा कि आप भी आइए बिजनेस करें, दोनों मुल्कों को जो है ना, जो गुर्बत है इससे लड़े, मतलब वार से कुछ नहीं होता। और इनका जो अपना मेजर जनरल गौरिया है, उसने कहा कि बलूचिस्तान में हम इतना इन्वॉल्व है कि अभी नहीं 10 साल नहीं 15 साल नहीं तो 25 साल बाद जो है ना, ये जिस तरह आप लोग बांग्लादेश के लिए जाते हो पासपोर्ट लेते हो, इस तरह फिर यहाँ भी, तो फिर तो इस तरह आपके इंडिया में भी 56 अलग अलग जो है ना लोग, वो कहते कि अलग देश बनाएंगे सारे जो है ना भारत इसी तरह, तो वो भी टूटेगा। तो मामला इधर यही पर आता है कि दोनों देशों को वही चाहिए कि जो है ना गुर्बत से लड़े, एक दूसरे के पाँव जो है ना वो ना काटे। और हमेशा इंडिया करता आ रहा है। पाकिस्तान तो जो है ना एक पीसफुल नेशन है, उसके बड़े बड़े मिसालें आप लोगों को जो है ना मैंने पहले स्टार्ट में भी दिया कि हमने जो अभिनंदन को पकड़ा, रिहा कर दिया हमने, मतलब कोई उसको तो हम रख सकते थे, वो तो एक सबूत जो है ना हर चीज मौजूद तक आया था। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ दिया। जो इमरान खान है, वो तो अभी तक कश्मीर में जो हो रहा है, मतलब अगर कोई भी होता वो कहता कि यार इन पे हमला कर दो, इंडिया से बदला ले, लेकिन वो एक पीसफुल तरीके से प्रूफ और सबूत जो है ना वो पेश कर रहा है, ताकि कोई मामला इसका एक पीसफुल मामला निकल आए। बिल्कुल। सर, जिस पर के विशाल भाई ने बात की है कि हमारा जो हमारी स्टांस है इसके ऊपर, और विशाल भाई ने सीपेक के ऊपर भी बात की, तो मेजर साहब जो गौरव आरा है, उसको लोग मीम के लिए यूज करते हैं, उसकी उनकी बातों को, उनकी जो थ्योरीज हैं। हम अपने टॉक शोज में काकर साहब जो है ना एनालिस्ट को बुलाते हैं, क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं है ना, तो वो डिफेंस एनालिस्ट है, वो सिर्फ मेजर रैंक तक गया है और अभी रिटायर हैं, जिस तरह सर हैं। तो हम एनालिस्ट को लेते हैं, ना कि उस लोगों को जो उनकी मीम्स बनाते हैं। तो संजीदगी वाली बातें लोग संजीदा लोग करते हैं, और जो मजाक वाली बातें हैं तो वो मजाक वाले लोग हैं। तो गौरव आराय को अपनी इंडिया के लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान में लोग क्यों उसको सीरियस ले। लेकिन बात बहरहाल उसकी जो बात है सर के, जब कुलभूषण यादव को हमने पकड़ लिया, तो इनिशियली आप लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि पाकिस्तान अगेन इज ब्लेमिंग इंडिया फॉर स्पाई वॉर एंड प्रॉक्सी वॉर। लेकिन कुलभूषण का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ही पाकिस्तान ने स्टांस दिखाया कि हम इसको हैंग करने वाले हैं, और हैंग करने के बाद तो फिर सुषमा स्वराज साहब जब अभी दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने बाकायदा से पार्लियामेंट में खड़े होकर, कुलभूषण जो है ना वो इंडिया का बेटा है और इंडिया इसका पटल लेके रहेगा। तो फिर आपने आईसीजे पर भी गए हैं, आईसीजे में जो उनका जो वर्डिक्ट है वो भी आपके सामने है। इसके ऊपर विशाल भाई जो उन्हें कमेंट की, तो उसका भी आंसर दे रहे प्लीज। देखिए, दो बात है, परसेप्शन दोनों का फर्क है। आप लोग कह रहे हो कि कुलभूषण को बलूचिस्तान में पकड़ा, इंडिया का कहना है कि उसको ईरान से किडनैप करके ले गए। परसेप्शन दोनों का फर्क है। आईसीजे में क्या मांगा था? आईसीजे ने मांगा था कि उसके साथ जो जुडिशियल प्रोसीजर हो वो करेक्ट हो, तो वो अभी शुरू होना है। आप लोग
जो रूलिंग मिलिट्री कोर्ट ने दी थी वो कैंसिल हो जाएगी, सिविल कोर्ट करेगा, जो करेगा देखेंगे। ये दोनों देशों के बीच में फर्क है, पर फर्क इतना है कि आपने कुलभूषण को क्लेम करते हो पकड़ा बलूचिस्तान में और इंडिया ने आईसीजे गया। जो आपके टेररिस्ट इंडिया में पकड़े गए उसके पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में कदम लेके एडमिट नहीं किया कि हमारा है, चाहे उसका पूरा कहानी सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो मुंबई अटैकर का सब हो, चाहे जो बाकी कश्मीर में पकड़े गए हैं, जिनका घर का पता जो पठानकोट वाले हैं, जिनका घर का पता हर इंसिडेंट में अवेलेबल है। तो इतना फर्क था कि हमारे लिहाज से इसको आप लोगों ने चाबहार में उठाया और लेकर गए, और हम फिर भी हम खड़े हो गए सीधा आईसीजे तक, और आप लोगों ने अपने जो बंदे हैं जिसको रेगुलरली पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, आप लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये फर्क रहता है दो देशों के बीच में। अगला जो ये कहना है कि बलूचिस्तान 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 की जो इंसर्जेंसी है, ये आप लोगों का है, अंदरूनी मामला है, वो आप लोगों को संभालना है, आप लोगों ने क्रिएट किया है। अब अगला सवाल कोई खड़ा करके पूछेगा कि टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका भी जवाब दे देंगे। तो ये जो है ये इंटरनल मामला है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान की जिक्र आपने की, मैं परवेज साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ एडिशन कर दूंगा कि जिस तरह हमने पहले आप अपने स्टांस को, जिस तरह हम बार बार इसको डिस्कस करते हैं कि आपकी स्टेट की स्टांस डिफरेंट होती हैं, पब्लिक स्टांस डिफरेंट होती है, मीडिया टॉक डिफरेंट होती है, प्रेस रिलीज डिफरेंट होती है, और इंटरनेशनली जो आपकी डिप्लोमेट है उनकी स्टांस डिफरेंट होती है। जिस तरह आप अभी चले, हम फिलहाल आपकी इस थ्योरी को भी उठा लेते हैं कि आपने कहा कि इसको पकड़ा चाबहार से है, वही तो हमने कहा आईसीजे में, वही हमने कहा आप लोगों को शुरू से, हमने कहीं चेंज नहीं किया। आप लोग ने अपना स्टैंड है कि आप लोग अपनी तरफ से स्टिक कर रहे हो कि हमने बलूचिस्तान में पकड़ा है। मैं तो स्टांस आपका अपना है, हमारा अपना है। जी, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जिस तरह आपने बता दिया कि पकड़ा ईरान से है या चाबहार से है, और पाकिस्तान ने प्रूफ कर दिया कि हमने एक, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी वजाहत आज तक आईसीजे में भी सुनो, आप लोग इधर मेरे साथ डिस्कस करने आए हो कुलभूषण जाधव का कि आईसीजे की बात करने आए हो कि क्या करने बुलाया? नहीं सर, हम वही कहानी पे घूम रहे हो। अगर आपने इंडो चाइना पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडो चाइना पर डिस्कस करके अगर आप पूरा समय कुलभूषण पे करोगे तो नहीं चाइना, बात यह है सर, क्योंकि आप एडिशन, जिस तरह आपकी एडिशन होती है, हमारी भी कुछ एडिशन होती है। हमारा आगे चलो, जहाँ पे मेन टॉपिक है उसमें चलते हैं सर। सिर्फ लास्ट एडिशन करता हूँ, फिर उसके बाद हम एडिशन स्टॉप कर देते हैं, फिर सिर्फ क्वेश्चन टू आंसर आएंगे। इतना है सर कि बलूचिस्तान में 4 दफा ये घुस गया था, ठीक है जी, जिस तरह वो खुद इतराफ भी कर चुका है। दूसरी बात है कि एक बात सुनो, लेट्स नॉट गेट इनटू कि आपने क्या कहा, उसने क्या कहा। अगर आप फौजी से कोई भी फौज के पास पहुंच जाओगे, मार पीट के जो आपके मुंह में डालोगे आप वही गाना गाओगे, कोई आपकी बात नहीं, कोई अपना गाना नहीं गाओगे मार खाने के बाद। आपके जितने लोगों को आपके जो फौज ने उठाया है, मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, किस पे दिया है कि उसने कन्फेस कर दिया। कन्फेस उसने चॉकलेट खा के तो नहीं किया है, ना मिठाई खा के किया है, कन्फेस तो किया है मारपीट खा के। तो वो तो कोई भी करेगा मारपीट खा के यार, तो फिर क्यों कहानी लेके घुमा रहे उल्टी सीधी, जहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है। आपके पुलिस वाला आपको उठाएगा, 4 लाठी मारेगा, जो पुलिस वाला बोलेगा आप गाना वही गाओगे। आप कभी उल्टा गाना गाओगे पुलिस वाले? फिर क्यों टाइम वेस्ट करके इधर उधर घुमाते हो कि उसने ये बोला, उसको तो आप मेरे सामने आज बाजवा बिठा दो, 4 लाठी खाएगी तो जो इंडिया बोलेगी वही गाना गाएगा यार, क्यों कहानी घुमा रहे हो उल्टी? आई डू एग्री, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक फिर एक अलग से स्पेक्ट्रम की तरफ चला जाएगा। आते हैं चाइना कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि विशाल साहब हैं, उन्होंने वो बात को डिस्कस कर ली। परवेज साहब की तरफ आएंगे, लेकिन सवाल ऐड करते हैं। अभी 3 दफा हमें सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो कि आगे जंग में होना है क्या मिडिल ईस्ट की तरफ? किस तरह आप अभी आपकी तरफ से न्यूज आ रही है कि अमेरिका की बेहड़े जो है ना वो बंदरगाह पे पहुंच गई इंडिया की, तो क्या एक बार फिर
हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान जंग की जद में आ रहे हैं। क्या 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 क्या? अभी अमेरिका अरे बैठ भैया, गया। भैया इंडिया के पास नहीं पहुंची है, वो अपना साउथ चाइना सी में घूम रही है जहां पे ताइवान का मामला है। तो ताइवान साउथ का चाइना सी और अमेरिका इंडियन ओशन अमेरिका बहुत दूर है यार। सर अमेरिका की मैं अमेरिका बात कर रहा हूँ, दो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट वहां घूम रही है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। इंडियन सर ओशन में कुछ नहीं है। अच्छा ओके ओके, आई डू एग्री, लेकिन सर हम आपकी भी सुनेंगे लेकिन बीच में सवालात करेंगे, बाकी नहीं सुनने नहीं, वाले भी सवालात नहीं, सुनेंगे। मैं आपको करेक्ट ही कर रहा हूँ भैया। ओके सर, आप लोग ओके सर, गलत बोल रहे हो। फिर तो आपके आने से ये सब करेक्शन होना है ना। अभी चलो लेट्स आपकी बात को हम एग्री करते हैं कि वो अपनी ताइवान की, अब अमेरिका का ताइवान के साथ कोई मसला ही नहीं चल रहा, वो क्यों अभी आजकल जो है ना, आजकल वो क्यों क्या पड़े पर्टिकुलरली अरशद परवेज साहब। भैया, आप लोग कुछ पढ़ रहे हो? जुलाई जुलाई के महीने में 9 बार चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में अंदर आए हैं। 4 बार ताइवान ने एयरक्राफ्ट एक्टिवेट किया है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के शोर्स के पास से निकला है। जापान के साथ चीन के जो कोस्ट गार्ड है वो जापान के जो क्लेम्ड आइलैंड्स सेनकाकू आइलैंड्स के अगल बगल में घूम रहे हैं। ठीक है। अभी अभी लेटेस्ट जो कल परसों की खबर है, ताइवान तकरीबन रेडीनेस स्टेट पे है क्योंकि चीन की एक्साइज शुरू हो रही है ऑफ द ताइवान कोस्ट। तो साथ साथ मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, आसियान के बाकी सब नेशंस ने मिलकर चीन को क्रिटिसाइज किया 2 दिन पहले साउथ चाइना सी के बारे में। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज में ये तकरीबन रोज आ रहा है। ठीक है। तो अगर यूएस साउथ चाइना सी में है, उसे इंडिया चाइना युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं। इंडिया चाइना युद्ध के लिए उसको यहां होना चाहिए, ना कि साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में वो अलग कारण से है, और अगर इंडिया चाइना का कुछ होना है, यूएस बीच में आने की कम संभावना है। अरशद परवेज साहब, टॉपिक की तरफ आते हैं कि चाइना जी जी इंडिया की बिल्कुल तरफ अंदर बिल्कुल जो है ठीक ना, है। रहमान, मुझे लोग मुझे थोड़ा बताते सा हैं। टाइम दीजिए प्लीज। जी मैं जनरल साहब से एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस करना चाहता हूं। जनरल साहब, आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान आजाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो अपनी एक्टिविटीज करता है सी पैक के हवाले से, उस पे इंडिया को कोई एतराज नहीं, वो लॉन्स उतार सके या ना उतार सके, ऐसा ही कह रहे हैं आप? देखिए, जो आप बना रहे हो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे, उसके ऊपर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरफ से एतराज तो है ही है, क्योंकि इट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है। जहां तक वो सवाल है कि आप लोगों ने जो बना रहे हो, कैसे आप लोग रीपेमेंट करेंगे, हमने तो आपको लोन देना दिस इज नहीं नॉट, है। बिल्कुल ठीक है सही ना। है। आपने हमसे मांगना नहीं है। आपने देना है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक से लेके चाइना को दो, चाइना से लेके वर्ल्ड बैंक को दो, कहीं और से लेके किसी को दो, वो आप लोगों का अंदरूनी मामला है। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कि अगर आप सोचो कि भाई क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो इंडिया कल जाके वहां पहुंच जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो तो हमने अभी किया नहीं। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, हमारा, हाँ, जी अरशद परवेज साहब, ये है असल वो मुद्दा जिसके ऊपर ये लद्दाख के और तमाम मामलात शुरू हुए हैं कि जम्मू और कश्मीर को तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मान रहे कि 370 वहां पे खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उसको ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हैं। तो ये है वो वजह कि जो चाइना को आगे स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ा और ये तमाम मामलात इस खत्ते के अंदर शुरू हुए। तो ये बात मैं आपको बड़ी वजाहत से बता दूं कि यहां पर जंगें तो हो सकती हैं, लेकिन वो आजाद जम्मू और कश्मीर ये तमाम जो इंसान है ये पाकिस्तान के एरियाज हैं जो 1947 में तयशुदा थे। तो अब अगर जो मर्जी कहता रहे, और अगर ये बात जनरल साहब की मैं उस पर एग्री हूं कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का मरकज क्या है, इसके ऊपर मैं जनरल साहब की 100% एग्री हूं कि जिसकी वजह से मेन पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इसके ऊपर जो इंसान ना दिखें, पहले बात कुछ और करते हैं फिर दूसरी तरफ कुछ और आते हैं। यही वजह बनी है कि चाइना को जो ना लद्दाख में फॉरवर्ड होकर बताना पड़ा है कि हम मौजूद हैं यहां पर, और उसके अंदर देखिए सारी इकोनॉमी वॉर जो ना मौजूद है। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है,
आपका परसेप्शन आपका है, इंडिया का परसेप्शन इंडिया का है, रहने दीजिए, क्योंकि मेरी इंडिया की तरफ से पूरा JNK और गिलगित बल्तिस्तान उनका है, आप कहते हो डिस्प्यूटेड है, वो अलग बात है। जहां तक चाइना के साथ सवाल है, बहुत क्लियर कर दिया था चाइना को डिप्लोमेटिकली कि कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं है, कोई जमीन में बदलाव नहीं है, कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं है। जो चाइना ने कहीं रिटर्न में दिया नहीं कि इसके कारण हम लोगों ने ये कदम उठाया है। अभी बातचीत चल रही है और अंत में जब खत्म होगा तो यही रियलाइजेशन होगा कि आर्टिकल 370 निकालने से और JNK को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटने से कोई तब्दीली हुई नहीं है इंडिया चाइना की सिचुएशन में। ये आजकल हम परसेप्शन या परसीव करते हैं कि ये कारण है, पर ये असली कारण नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि इसके कारण इतना आगे जा, इतना ये करना, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खर्च करने हैं कि फौजिस को लाना है, करना है, डिप्लॉय करना है, फिर वापस जाना है। तो ये परसेप्शन में फर्क है, कारण कुछ और होगा, वो निकलेगा टाइम के साथ। अगर हम अभी अपने दिमाग लगा के सोचे कि यही है या यही है और नहीं निकले तो कोई फायदा नहीं। बेटर वेट, अपने आप निकल आएगा थोड़े दिनों में। बिल्कुल, अभी बातचीत शुरू हो रही है, तो वो परसेप्शन अलग है और ये सिचुएशन अलग है। ओके सर। अच्छा सर रोहान, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में। मुझे थोड़ा सा व्यू दे दीजिए कि ये जो मामलात शुरू हुए हैं ना, ये एक पाकिस्तान और चाइना की अंडरस्टैंडिंग है कि हमने इस इलाके के अंदर क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, ये हमारा अपना इशू है कि लॉन की क्या सूरत हाल होती है, सीपैक के अंदर कितने रोड्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल जोन कितने बनते हैं, पैकेजिंग साइड जोन सी होंगी, वो किस किस एरिया के अंदर होंगी, बलोचिस्तान के एरियाज कितने इन्वॉल्व होंगे, पंजाब, KP, सिंध, ये तमाम चीजें जो सी है ना, ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो एकदम से लद्दाख के अंदर जो सिचुएशन हुई है, उससे पहले जो इंडिया के अंदर जो चेंजेस हो रही थी कि जो आजाद कश्मीर की तरफ देखा जा रहा था, डेफिनेटली चाइना को और पाकिस्तान का अपना एक बहुत अच्छे ताल्लुक हैं और इन तमाम चीजों को देखा जाता है। और इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो कुछ माजी में हमने देखा कि कराची के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ इंडिया की तरफ से होता रहा, हम देखते हैं कि MQM से क्या इंडिया के ताल्लुक रहे और किस तरीके से MQM के जो लीडर हैं, जो अल्ताफ हुसैन है, वो जो स्टेटमेंट्स देते रहे और तमाम इंडियंस उनकी जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे। और कराची के अंदर जो सूरत हाल खराब रही, बलूचिस्तान के अंदर जो खराब रही, जो कुलभूषण यादव को पकड़ लेने के बाद बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हालात बेहतर हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो सी है ना, ये उसका एक नया जो सा ना दौर शुरू हुआ है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो अफगानिस्तान की भी सूरत हाल है, जहां से अमेरिका निकलने की बातें कर रहा है और नई ट्रीटीज हो रही हैं, नए मामला तय हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा नहीं हुआ कि 75 के बाद 1975 के बाद अचानक से गोलियां चलना शुरू हो गई और मुक्कों और थप्पड़ों की लड़ाई ये दुनिया की पहली जंग है कि जिसमें मुक्कों और थप्पड़ों से जो मामला चल रहे हैं। मेरे ख्याल आपका तो कोई, आपने मेरे ख्याल पिछले चंद साल की हिस्ट्री नहीं देखी है। 213 में हुआ था डेमचौक में, 217 में हुआ था डोकलाम में, उधर भी मारपीट बहुत हुई थी दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये एक फीचर है। और अगर आप लोग सोचते हो कि चीन आया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, सोच लीजिए, आपको बहुत खुशी होगी कि कोई तो आया हमको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको दिल के अंदर खुशी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी को बड़े संभाल के रखिए, क्योंकि बहुत इतनी रेगुलर खुशी नहीं आती कि एक बड़ा देश आ गया सपोर्ट करने के लिए किसी और के खिलाफ। अच्छी बात है। बाकी जो अंदरूनी मामला है, आप चाहे पंजाब में, आप चाहे पूरे पंजाब में अपना वो बना लीजिए सीपैक का इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, ये जो भी है, हमें कोई लेना देना नहीं ना, हमने कभी क्वेश्चन किया। आपका मामला है जो आप कीजिए, बिल्कुल ठीक है, जितना आपने खर्च करना कीजिए। पर जो आपका जो परसेप्शन है कि भाई चीन आया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको बहुत खुशी दे रहा है कि चीन आया तो आप खुश रहिए भैया, आपका मामला है। बिल्कुल सर, क्योंकि अंत में जब खत्म भी होगा, और आपका कुछ नहीं होगा तो आपका मामला है। हाँ भैया, खत्म करें यार, कमेंट में दूंगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बता दूं कि आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान का एरिया है और जम्मू कश्मीर
और जो इंडियन कश्मीर है, इस ये डेफिनेटली डिस्प्यूटेड एरिया जिसके मामला सॉरी तय होंगे। और अगर बात इकट्ठा वही है ना, करेंगे तो सुनो 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 अगर सुनो, इसको बात या तो यूएन सुनो रेजोल्यूशन सुनो के तहत तय कर लें कि इलेक्शन यार, करवा लें, पूछ लें अच्छा आवाम एक से मिनट, कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, तो ठीक अच्छा है। एक सेकंड आपके जरा 2-3 क्लैरिफिकेशन दे दूं सीधा। पहली बात तो कश्मीर पूरा भारत का है, छोड़ दीजिए ये बात, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने यूएन रेजोल्यूशन करना है, आपने पढ़ा है यूएन रेजोल्यूशन? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बता दीजिए। मैंने कंप्लीटली नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप क्यों बात कर रहे हो यूएन रेजोल्यूशन का? आपको मैं पढ़ के आपको मैं बता दूं उसके चार, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे पता है सर, होल्ड कीजिए, मैं बात कर रहा हूं। उसके 4 फिक्स्ड स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पाकिस्तान पूरी फौज निकालेगा, जो आप इंडिया भी आजाद निकालेगा, कश्मीर और नहीं ठहरिए, गलत बोल रहे हैं आप, पढ़िए इंडिया भी उसको। निकालेगा, पाकिस्तान भी यार, एक निकालेगा, सेकंड, यूएन बीच में से यार एक उतरेगी। सेकंड और भैया, यहाँ एक पर सेकंड वो लोग जो हिंदू लोग हैं सर, वो जाएंगे यार, हिंदुस्तान के यार, साथ, मुसलमान यार, लोग जो हैं वो आएंगे पाकिस्तान के साथ। ये तो तय शुदा बातें हैं यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक सर। यार सुनो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मत बोलिए। अगर आपने पढ़ा है, 1 पेज का रेजोल्यूशन है भैया। आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को गलत सुनाया गया है। आपको सिर्फ कंप्यूटर पे जाइए, अभी गूगल पे टाइप किए यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, आपको 4 कदम मिलेंगे। पहला कदम है पाकिस्तान की फौज पूरी जेएनके चाहे दोनों तरफ से बाहर जाएगी। दूसरा कदम, इंडियन फौज अंदर आएगी सिक्योरिटी के लिए। तीसरा कदम, यूएन इसको कंफर्म करेगा। चौथा कदम, इलेक्शन होगा। अगला स्टेप, आप ये भूल गए हो, शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन से ये सब जीरो हो गया है। शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन ने सब मामले को बायलैटरल किया है। तो जो यूएनएससी रेजोल्यूशन है, सबको आप फेंक दीजिए। अगला, अगर हम यार इसी पे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम खत्म ही कर देंगे। अभी बहुत हो गया यार, 50 मिनट हो गए, आप लोग इसी पे हवा में घूम रहे हो। तो अगर आप एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछिए, खत्म कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपना ये चलाए जा रहे हो, कश्मीर कश्मीर, बलूचिस्तान बलूचिस्तान, इंडो चाइना अगर करना है तो कोई फायदा नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और मेरा? मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जिस तरह मैंने बाकी मेहमानों को भी बता दिया कि आपने बात कर ली, तो अरशद परवेज साहब ने उसको वापस लाहौर के अंदर, आप लोग ना पढ़ के सुनो, आप लोग ना पढ़ के आए हो, ना आप लोग को आइडिया किस चीज की बात कर रहे हो। यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, जिंदगी में आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं है, ना किसी ने देखा है। और आप लोग खड़े हो जाते हो कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अरे आपने जो पढ़ा है उल्टा सीधा पढ़ा, पढ़ के तो देखिए कितने की शर्त लगानी है। 5 मिनट टाइम लेके पढ़ लीजिए। आप लोग उल्टी सीधी काम करते हो और बात करते हो, फिर आप कहते हो कि हमें डिस्कस करना है। तो क्या डिस्कस करना अगर आप लोग तैयार नहीं हो डिस्कस करने? टाइम अपना और मेरा क्यों वेस्ट करते हो यार? एक मिनट सर, इंडो चाइना के ऊपर आते हैं सर, और लास्ट सवाल है फिर दोनों मेहमानों से भी आपकी तरफ से। यार अभी खत्म कर लेते हैं, मेरे ख्याल 50 मिनट ऊपर हो गए, क्या फायदा है रिकॉर्ड करने का? आखिर सवाल है सर, है नहीं लॉजिक क्या? आप लोग के पास लॉजिक है नहीं, ना पढ़ते हो, ना कोई आइडिया है, एक ही कहानी लेके घूम रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। मेरा क्यों टाइम वेस्ट करते हो इस पे लाकर? आखिर सवाल करते हैं सर, इंडो चाइना वॉर पे करते हैं, क्योंकि आप खामखा में, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो ना। आप लोग अगर सवाल आते हैं तो आप लोग कम से कम पढ़ के तो आइए, क्या सवाल पूछना है यार? सर ऐसा है कि आप पढ़ने की बात करते हैं, तो जब कलभूषण के ऊपर बात की आप सीरियस हो गए सर हमारे साथ प्रोग्राम में। मैं सीरियस नहीं हुआ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग हवा में घूम रहे हो यार। तो कलभूषण का भी हवा में है सर यार। उसको हम तो आपकी इन्फॉर्मेशन सर, आप एक्सेप्ट कर ली कि हाँ चलो ठीक है, आप अपनी थ्योरी में ठीक है, लेकिन बीच में से मेहमान सवाल कर ले फिर आप गुस्सा हो जाते हैं सर। बुलाइए तो इसलिए नहीं है यार। आप लोग एक बात करना है, अगर आप लोग सवाल करो तो खुद तो पढ़ के आइए, सवाल क्या करना है। आप कुलभूषण को बोला पकड़ा गया, तो कुलभूषण पकड़ा गया है। हम कह रहे हैं कि चाबार में, आप कर रहे हो इधर। आपको ये नहीं पता कि आईसीजे ने क्या रूलिंग दी है, किस बात के ऊपर रूलिंग दी है। आप लोग को उल्टा घुमा के घूम रहे हो। तो अगर आप लोग को अगर डिटेल्स नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करें? तो खत्म कर ले यार। आप लोग भी अपना काम करो, हम भी अपना करें। आखिर सवाल की तरफ आते हैं। चलो, लेट्स डिस्कस ओनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम। अब आप लास्ट प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम जो पूछना है, एक सवाल पूछ लीजिए, खत्म करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम। चाइना के साथ जो आपका स्पेक्ट्रम चल रहा है, उसके ऊपर वॉर की तरफ आप बढ़ेंगे, या उसके ऊपर कोई सिविल सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी आप ले ले?
उसको डेमोक्रेसी का रंग दे पॉलिटिकल माइंडसेट के जरिए। अगर आप उसको पॉलिटिकल माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं तो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं आ रहे आप फिर पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ? 10 दफा इमरान खान आपको पूछ चुका है कि मैं राजी हूं, आप 10 कदम ले, मैं 20 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूं, अगर इस मामले को पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ हल करें। क्योंकि आप देख ले सर, मैं एक मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, आप देख ले। जवाब दे दूं? जी जी जी, मैं मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ। ओके। हमारा और आपका मसला है, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहदें लगती हैं आपस में, दूर जाके हम दोनों का मसला दूर जाके अमेरिका में जो है ना हल होना है, ये किस कॉन्सेप्ट में आया है? इस मामले में ना तो चाइना का कमाल है, इस मामले में ना तो रशिया का कोई काम है, इस मामले में ना तो अमेरिका का काम। ये दोनों मामला आपस की सरहदी मामला है। क्यों ना जिस तरह आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं पॉलिटिकल माइंडसेट, क्योंकि अभी तक 60 जवान आपके हार गए हैं वहां पे। अरे भैया, अरे यार, तुम अपने फिगर लेके घूम रहे हो। कब कहीं, जब 40 बार बता चुका हूं कि क्या हुआ है, 100 जवान मार गए उधर, 150 जवान मार गए उधर, 200, क्या बोले जा रहे हो यार? मैं आपकी स्ट्रेटजी की तरफ आता हूं सर, कि वहां पर पॉलिटिकल माइंडसेट है, हमारे साथ डिफेंसिव रहते हैं, या तो ये तो सुन लो ना, जवाब तो सुन लो भाई जी। बात सिंपल है, टेररिज्म चाइना से नहीं आ रहा, ठीक है? पुलवामा, उरी सीज फायर वायलेशंस चाइना से नहीं हो रहे हैं। जो टेररिस्ट इंडियन बॉर्डर पे और कश्मीर में मारे जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, वो जन्नत से पाकिस्तान वाया इंडिया तो नहीं जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से जन्नत वाया इंडिया जा रहे हैं। तो जो देश टेररिज्म भेजेगा, जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, जो देश सीज फायर वायलेशन करेगा, जिस देश के अंदर ये नहीं पता कि किससे बात करो, इस्लामाबाद या रावलपिंडी या कराची या पेशावर, किससे बात करो, किसके पास अथॉरिटी या डिसीजन लेने के लिए, तो क्या बातचीत होगी? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लंबा टाइम हो गया, मेहमानों का 1 घंटा हो सवाल है सर। थैंक यू। अरे थैंक यू बेटे, बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। काफी नाइस इंसान है, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन हुई। आप तो हमसे बहुत दूर हो, नजदीक होते तो हम आपको जो है ना जरूर चाय पिलाते, पानी पिलाते, और आपको तो पता है फैंटास्टिक। ख्याल रखिएगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। ख्याल रखिएगा सर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर, मशहूर है कि आपको अपने प्रोग्राम में मौजूद किया सर। ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जनाब ये थे हमारे साथ, हमारे चाय का तो जो है ना अपना जायका है, ये थे जनाब लास्ट में वो अरशद साहब। हमारा एक स्पेक्ट्रम चल रहा है जी जी। मैं बतौर यहाँ पर करीब 45 पार्लियामेंटेरियन को मैं यहाँ पर मौजूद कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस रहा है। क्या है एक्सपीरियंस? हम तो अपोजिशन की बात को एग्री करते हैं कि चलो सर, आप जो थ्योरी बना रहे हैं, पका रहे हैं, आई डू एग्री विद दिस, चाहे वो ऊंचे है चाहे नीचे है, सुनने वाले पे छोड़ दे। लेकिन हमारा तो सवाल ले ले। सर कलभूषण के मामले के ऊपर गुस्सा कर गए क्योंकि उसका बच्चा जो है इंडिया का बच्चा हाजिर सर्वस है। कश्मीर के मामले पर गुस्सा कर गए। मामला चाइना इंडो है कि वहां पर टेररिज्म नहीं कर रहे, वो आपकी मिलिट्री की बैंड बजा चुकी है। टेररिज्म तो टेररिज्म तो खुफिया जंग होती है ना, एक चीज जो है ना दहशतगर्दी फैलाई गई, जिस तरह आप कश्मीर में कर रहे। लेकिन इंडिया तो आपकी आर्मी को पूरी दुनिया के सामने एक गोली चलाए बगैर आपके 60 कैजुअलिटीज कर चुकी है, लेकिन वहां पर आप खामोश बैठे हैं। मोदी साहब की स्ट्रेंथ कुछ और है। जिस तरह आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी का स्ट्रेंथ और है, इस्लामाबाद का और है, पेशावर का और है, तो इस तरह आपका भी कोई स्ट्रेंथ तो नहीं है कि उसके ऊपर हम किससे बात कर ले? मोदी से बात कर ले। 2 दफा आप कह रहे हैं कि जीएचक्यू की जो, बिल्कुल हमारे यहाँ जीएचक्यू ने 3 दफा वजीर आजम हमारा फखर है, नवाज शरीफ को सेलेक्ट किया, 1 दफा इमरान खान को सेलेक्ट किया, अगली दफा किसी और को सेलेक्ट कर लेगी, चाहे जिसको भी इस पाकिस्तान का बच्चा जाएगा, बाहर से बच्चा देगा। तो जब आप यहाँ की बात करते हैं कि जीएचक्यू की फैसले करें, तो 2 दफा मोदी को किसने मुंतखब किया? क्या मोदी को हवाम ने मुंतखब कर दिया? अर्शद परवेज साहब प्रोग्राम के एंड में आखिर सवाल करते हैं, तो आपकी भी वाइंड अप कर ले अपनी इख्तितामी बात के ऊपर। बहुत शुक्रिया रोहान, आप बिल्कुल इसको वाइंड अप करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूं और मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं जनरल साहब से उस तरीके से बात कर सकूं जो उनका हक बनता था। और मुझे थोड़ा सा ये अफसोस रहा, मैं बिल्कुल प्योर बात करता हूं। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की साइड से बहुत सारी वीकनेस हैं। हम जब तक उन वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक फोरम नहीं है जिस पे हम ये बात कर सकें।
जहां तक बात रही कि ये लद्दाख के मामलात ये कोई चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये पूरा इलाके का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। इस लद्दाख में हालात को इस तरफ ले जाने से पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो इंडिया एक वॉर की तैयारी कर रहा था, जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान की तरफ कुछ मूव होने वाली थी, जिसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात की वजह से कुछ ऐसा था कि जिसको हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर इंडिया चाइना जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना एक फ्यूचर देखता है सीपैक के हवाले से, और बड़ा जो चाइना का और पाकिस्तान का एक भाईचारगी का रिश्ता है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल होता है, तो उसकी वजह से, और फिर ये अफगानिस्तान के अंदर जो चेंजेस आ रही थी उसकी वजह से एक सूरत हाल डेवलप हो रही थी। तो चाइना को फिर एक ऐसा रोल प्ले करना पड़ा और अपने आप को दिखाना पड़ा कि मैं इस इलाके में, इस जगह पे मौजूद हूँ, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मौजूदगी मैप पे नहीं है बल्कि हम हकीकत में भी मौजूद हैं और हम काफी कुछ कर सकते हैं। चाइना के अपने मफादात हैं उस इलाके के अंदर, और जो लद्दाख है उसके ऊपर अगर हम देखें तो 1947 में ये किसका एरिया था और पाकिस्तान का उसके अंदर क्या रूल है, और इंडिया जो कि जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, अगर 370 खत्म करने से और 35A खत्म करने से ये मामलात हल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब यूएनओ अपना किरदार खत्म कर दे और वो वही किरदार अदा करे जो इस टाइम में पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे कर रहे हैं, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ, तो फिर क्या होता है कि फिर तलवार डंडा जो जिसका जोर होता है वो उसकी तरफ चला जाता है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये इस फॉर्म पे ये बात करना कुछ गैर मुनासिब भी है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। तो ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा वीक साइड पर है। हालांकि आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्द हम देखेंगे कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान मौजूद होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल वजाहत के साथ मौजूद है, और हमें इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि चाइना हमारी जंग लड़ रहा है, चाइना अपनी जंग लड़ रहा है, चाइना के अपने मफादात हैं। मैं इसके ऊपर विशाल भाई की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एडिशन कर लेता हूँ। जी, चाइनीज जो कौम है हमारी तरफ एक बात फेमस है कि चाइनीज कौम जूझ माजूज कौम है मेंटली। कहते हैं कि ये लोग 100 साल आगे सोचते हैं, और वहां की इकोनॉमी, वहां की रैपिडली ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से काफी इंप्रेस है हमारे पूरे पाकिस्तानी, बल्कि सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट भी काफी इंप्रेस है। वो एक प्रोजेक्ट बना रहे सीपैक, दुनिया जहान की ताकतों ने उसको रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। जी, जब वो किसी मैप को टेबल के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ना, तो सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी मसला को, सिक्योरिटी थ्रेट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं कि थ्रेट एनालिसिस क्या है, कौन कौन से मुहरकात है जो इस प्रोग्राम के अगेंस्ट होंगे, और उसकी इलाज क्या है, उसके लिए कौन कौन से टीम के साथ जो है ना मिलजुल कर काम करना चाहिए। बलोचिस्तान में जो एक्टिविटी है वो 100% इसको मोलाइज कर रहा है कि इंडिया कर रहा है, क्योंकि सीपैक में उसका नाम नहीं आ रहा। सेकेंडली, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, रशिया, चाइना मिलकर अमन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? सीपैक अफगानिस्तान, ये बार बार ये लोग क्यों कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन जहाँ हो, तो पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। अफगानिस्तान की अमन में अफगानिस्तान की तरक्की है, अफगानिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान और चाइना की अपनी तरक्की है। तो ये चीज अफगानिस्तान के बगैर नामुमकिन है। तो अफगानिस्तान की अमन का पहला जुम्र ही इसी में आता है कि अफगानिस्तान में अमन स्टैब्लिश करने के लिए तालिबान ने आना है। वहां की गवर्नमेंट ने जिसको भी चूज करना है, जिसको भी चूज करना, चाहे तालिबान को चूज करे, चाहे अपनी लोकल कम्युनिटी को, जिसको भी पार्लियामेंट में लाए। लेकिन एक बात तय है कि चाइना विल नेवर, चाइना का कभी ये विश नहीं रहा कि हमारे प्रोजेक्ट को किसी जगह से भी थ्रेट, क्योंकि उनका बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर लॉस ये ऐसा चाइना नहीं मांगेगा और ना चाहेगा, ना उसकी ये विश है। तो सबसे पहले जब से सीपैक शुरू है, सेम बायलैटरली वहां पर अफगानिस्तान की जो कॉज है उसके ऊपर मुसलसल जो है ना रैपिडली इसकी अमन की बातें चल रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देख लें कि अब चाइना चाहता है कि ये चीज आगे जाए, अफगानिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे। चाइना का खुद इसमें इंटरेस्ट है, तभी तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है। वो थोड़ी ना पाकिस्तान के गम में जो है ना गमज़दा है कि भाई यार पाकिस्तान तरक्की करे, नहीं, सबसे पहले चाइना की तरक्की है। और यही एक जबरदस्त किस्म की प्रोजेक्ट होती है, एक मुल्क की दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की। और वहां पर हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट क्यों कर तबाह होगी? क्योंकि वहां पर जो तालिबान की गवर्नमेंट आनी है
वो हिंदू से पहले से नफरत ज़दा लोग हैं, वो हिंदू को मानते नहीं, वो अपनी गवर्नमेंट को जो अमेरिका के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उनको काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो आप तो ऑलरेडी काफिर हो, तो आपका वहां पर इन्फ्लुएंस ऑलरेडी जो है ना डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो पार है, वो पार तो ऑलरेडी इमारत इस्लामी के पास है। वो तो वर्ल्ड देख चुकी है कतर के, और कतर की पीस ट्रीटी में, पीस डिक्लेरेशन में वर्ल्ड डिक्लेयर कर चुकी है जो पार है वो तालिबान के साथ है, और तालिबानों ने आगे जो है ना वहां पे गवर्नमेंट कायम करनी है। जब वो गवर्नमेंट में आएगी तो सबसे पहले बैंड बजेगी उनकी लोकल गवर्नमेंट की और उनके अपने पार्लियामान के लोगों की, जिन्होंने इंडिया को मदऊ किया, जिन्होंने अमेरिका को मदऊ किया। दूसरी बैंड बजेगी इंडिया के अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो उनको अपनी जो अपना जो चेहरा है वो तबाह नजर आ रहा है। तभी तो वो बेचारे कभी बलोचिस्तान की तरफ से थ्रेट कर रहे सीपीए को कि ये प्रोजेक्ट को इधर ही। आखिर में आते हैं विशाल की तरफ। विशाल भाई बहुत मशहूर है हम आपकी भी, ये प्रोग्राम में आपने दावत एक्सेप्ट कर दी, आपने बाकायदा शिरकत की और बहुत अच्छे अच्छे सवालात के साथ जो है ना मेहमान की मेहमान नवाजी भी कर ली। और आखिर में आपका बहुत टेक्निकल सवाल था कि हमारी टी अभी भी मशहूर है और वो फेमस टी है और एक्सपेंसिव टी है, क्योंकि उसकी जो लागत है वो एक मिग 21 है। तो विशाल भाई क्या कहना पसंद करेंगे पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि आप मतलब तीनों मेहमान जो है ना, आप भी सीनियर है और मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और दूसरा आप लोगों से बात करने का मुझे मौका जो मिला, काफ़ी कुछ सीखा। दूसरा जो भी ये मामला चल रहा है, मतलब जनरल साहब ने जवाब पूरे नहीं दिए, वो हर बात पे गुस्सा हो रहे थे, और जाहिर सी बात है जो गलती होती है इंसान उसके पास जवाब नहीं होता तो वो गुस्सा ही होता है। और फिगर की बात हो रही थी कि नहीं 20 नहीं, हम तो कह रहे 60 है और चाइनीज भी कह रहे 60। पहले तो ये 20 भी, पहले जो भी मसला होता है ये तो मानते ही नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते अच्छा ठीक है। तो पाकिस्तान का जो चाइना के साथ ताल्लुक है वो तो अब से नहीं, हमेशा से जो है ना सालों से ये ताल्लुकात आ रहे। सीपेक जो है ना गेम चेंजर है, इससे पाकिस्तान का नहीं, सबसे बड़ा फायदा चाइना का है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल बदल रहे हैं, तो इंडिया को जो है ना काफी जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहां पे किया था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो मामला बहुत पाकिस्तान के लिए तो मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, जिस तरह इंडिया के कंडीशन जा रहे। तो पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि अभी सही ये जो है ना चारों तरफ से घेर चुके हैं हर जगह से। और जो ये जुल्म कर रहे कश्मीर में, जिस तरह इन लोगों ने जो अभी सर ने कहा कि वहां पे इन लोगों ने जो एक जेल बनाया हुआ है, 8 मिलियन लोग वहां पे जो काबे से, जाहिर सी बात है उनकी भी जो उन पे लगेगी, वो बहुत जुल्म कर रहे। तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बहुत शुक्रिया विशाल भाई आपका, अरशद परवेज साहब आपका, और सबसे पहले हम मशकूर हैं जनरल साहब का कि हम उसने पाकिस्तानी दावतनामा को कबूल करके हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आने वाले हैं जेडी बख्शी साहब, कमिंग प्रोग्राम में, कमिंग एपिसोड में जेडी बख्शी साहब आएंगे और उसके साथ भी हमारा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ लास्ट में ऐड करना चाहता हूं कि उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन की बात की, ये सबसे बेस्ट बात है और ये दो तरफा सब लोगों को पता है। जो इंडियन की इंफॉर्मेशन है वो इंडियन बिलीव करेगी, जो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तानी बिलीव करेगी। पाकिस्तानी ने कभी भी इंडियन की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करना, इंडियन ने कभी भी पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करना। सेम सूरत हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं। वो टारगेट कर रहे हैं कि पाक स्टडी से निकले, तो हमारे पाक स्टडी में तो आपके खिलाफ कोई एक बात नहीं निकली, हमारे पाक स्टडी में तो पाकिस्तान स्टडी ही लिखी है। अब हम इसराइल स्टडी तो नहीं ला सकते ना, अब हम अपने मौजू अपनी किताब में इसराइल स्टडी तो नहीं डिस्कस कर सकते, और ना अफगानिस्तान स्टडी। पाकिस्तान की स्टडी है तो पाकिस्तान की बुक है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यह है, हम यहाँ पर सबको बताते हैं कि जो भी आपकी व्यूज है वो आप बताएं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है वो बताएं, लेकिन बीच में से हम सवाल करेंगे, उस सवाल को कम से कम एड्रेस कर सके। सर ने बात की कि यूएन रेजोल्यूशन किसी को पता है, जिस तरह आप यूएन रेजोल्यूशन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ना, और जिस इवन कि आपने तो कलभूषण केस को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि वो आईसीजी के साथ हैं और रिजेक्ट हुआ और वापस सिविल इदारे को आया। आईसीजी ने सीधी सीधी बता दी कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, चाहे वो आर्मी अदालत में डिस्कस करे, चाहे वो सिविल अदालत में डिस्कस करे, इसमें आपका कोई मुदाखलत नहीं है। उन्होंने तो वो फैसला उठा के आपके मुंह पे फेंक दिया, अभी उसको भी आप डिफेंड कर रहे थे। तो यही सूरत हाल है कि हम खुद ही उसको फील कर सकते हैं कि आप अभी इस वक्त किसको डिफेंड कर रहे हैं, फैसले को डिफेंड कर रहा है। यूएन की 4 रेजोल्यूशन की बात की, उसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां से विड्रॉ करे, यहां से इंडियन आर्मी विड्रॉ करेगी। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जो हिंदू लोग हैं
वो यहाँ से निकलेंगे, हिंदुओं के साथ जाएंगे। जो मुसलमान हैं, कश्मीर बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद है कि अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए जो है ना अपनी वोट कास्ट करे। और वो मुसलमान जो पाकिस्तान के साथ, चाहे हिंदू भी हो, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो उसको वेलकम करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उसको ऑन करेंगे इस फैसले को। तो ये फैसला मुशर्रफ के दौर में बाकायदा से कुछ खास हद तक हुआ था, लेकिन बीच में से अमन की ट्रेन को भी तबाह किया गया, अमन की बसों को भी जला दिया गया, और वहां पर उस बस में बाकायदा से मवाद भी नस्ब करके उस तमाम तर प्रोसीजर को जो है ना इधर उधर कर दिया। जिस तरह हमारे यहाँ यही एक ट्रेंड चल रहा है कि हमने कभी भी इंडियन की इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट नहीं करना, और आप लोगों ने अभी हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे अडॉप्ट करें कि आपके टेलीविजन के ऊपर और आपके आला ऑफिसर, मैं तो टेलीविजन की नहीं, जो थर्ड क्लास आपकी रेटिंग चल रही है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी लॉस कर चुके आपकी टेलीविजन को, वर्ल्ड आपकी मीडिया के ऊपर हंस रहे। यहां पर आपके मेजर जनरल जो एयर डिफेंस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसके ऊपर बालाकोट हादसे के बाद वो बाकायदा से डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमने उनके 200 लोग, 200 दहशतगर्दों को मार दिया है। और बाकायदा से उसने दूसरी बात ये की कि हमारी कोई जहाज लॉस नहीं हुई, और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया, ये 3 बातें आपके बिल्कुल हाजिर है, सर्विस चीफ ऑफ एयर डिफेंस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने एक F-16 को मार गिराया है। तो हम ऐसी न्यूज को कैसे एक्सेप्ट कर ले फिर? हालांकि 200 दरख्त तक शहीद नहीं किया आपने, और जो दरख्त शहीद करके वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उठा के उसको भी इशू बना दिया, लेकिन जो जहाज आपने को दिया आप इसको भी ऑन नहीं करने को तैयार। तो हम फिर क्यों कर ऐसे? और बीच में से सर आगे सीनियर हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो काफी गुस्सा भी हो गया। लेकिन आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, फिर भी अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, विशाल साहब आपका भी शुक्रिया, और बहुत मशहूर हैं कि हम यहाँ पर अपने एक सेशन में आपने शिरकत की। बार बार आ जाइए, आपका अपना फोरम है, पाकिस्तान का फोरम है, पुख्तनख्वा का फोरम है, यहाँ पर हर किस्म की डिबेट होते रहेंगे। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खाद बात और खुशहाल रहे। वसलाम। जी दोस्तों, आपने देख लिया कि इस वक्त हमने प्रोग्राम कर लिया कि एक इंडियन मेजर जनरल थे, रिटायर थे, और हमारे एक दावत पे वो आ गए। बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये है, हम तमाम तर मेहमानों के साथ यही बात कर चुके हैं कि आपकी जो भी थ्योरी है हम उसको ऑन करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, लड़ तो नहीं सकते आपके साथ, झगड़ तो नहीं सकते ना, तो आपके जहन तक हमारा एक्सेस है कि भाई ये चीज बदल डालो, ये स्क्रू बदल डालो, या ये जो है ना ये पेज बदल डालो। लेकिन क्या कर सकते हैं कि जो आपकी थ्योरी है सुनने वाले पे छोड़ दे, हम उसमें से सवालात करेंगे। अगर आप एक तरफा थ्योरी को बार बार डिस्कस करते जा रहे हैं कि नहीं इंडिया जो है ना ये किया, आपके पास फेसबुक में है, आपका पेज भी होगा, आपका मीडिया भी होगा, खुलाए अपना पेज, ओपन करे अपनी लाइव सेशन और शुरू करे, दर दर लग जाए और इंडिया को डिफेंड करना शुरू कर दे। मेरे साथ पेज है, लग जाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से, क्या होना है? हम तो यहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाते ही इसलिए है कि यहाँ पर उनके साथ एक बैलेंस प्रोग्राम हो जाए, तो सेशन ही इसीलिए रखा था। लेकिन जब गेस्ट गुस्सा कर जाए तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता फिर, क्योंकि गेस्ट को बुलाए ही अपनी एक सेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव सेक्शन के लिए। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में एक बार फिर कुछ खास हद तक उतार चढ़ाव आ गया। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम, जिस तरह कमेंट में आ रहा है कि किसी आर्मी एनालिस्ट को बुलाना चाहिए था, तो जनाब जिस तरह मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं कि जब मैं एक प्रोग्राम, एक सेशन रखता हूं तो इसके तमाम तर स्पेक्ट्रम को मैं चेक करता हूं, उसके तमाम तर पैरामीटर्स को मैं चेक करता हूं कि भाई इस प्रोग्राम के लिए कौन सा बंदा उसके लिए कैलिबर है। फिर उसको मैं मुसलसल कॉल करता रहता हूं। वो वहां पर फारिग नहीं बेटा, मैं यहाँ पर, हमारी तो थोड़ी ना मेन स्ट्रीम मीडिया है कि मैं किसी को कॉल करूं वो बिल्कुल लग जाए कि हाँ जी मैं फारिग बैठा हूं। अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है भाई दोस्तों के साथ। एक हफ्ते से मैं जनरल साहब के साथ जो है ना अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए मैं लगा था। आज उन्होंने टाइम दिया था, आज पीर का दिन है, हमारा कोई निस्बत ही नहीं है प्रोग्राम का, लेकिन फिर भी हमने टाइम निकाल के आपके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं। दूसरी बात है, हम तमाम तर लोगों के साथ रब्ते में, जहां से हमें ऑफर मिलती है, क्लिक होती है, हम उसको यहाँ पर सेशन एड्रेस करते हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी आप कमेंट करते हैं कम से कम सोच समझ के कमेंट किया करें। आपके कमेंट हमारे लिए मच अप्रिशिएटेड, काबिल सताइश है। लेकिन हम यहाँ पर, हमारी मशीनरी काम कर रही है उसके ऊपर, जो चीज़ हम एड्रेस कर रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो होप के मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब भी आएंगे और वो भी प्रोग्राम करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मेजर आमिर साहब ने भी कमेंट की हैं और देखते हैं कि वो कब फारिग हैं।
तो आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रोग्राम ने आनी है और बहुत अच्छे सेशन ने होना है यहाँ पे। और जिस तरह आप ये लोगो देख सकते हैं, एक चेंज किए हैं आज, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारा भी अपना एक लोगो होगा। तो पुख्तनख्वा को हम ब्रांड बना रहे हैं, पुख्तनख्वा टीवी को हम ब्रांड बना रहे हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारे साथ रहें, और हमारे प्रोग्राम को आपको अगर अच्छे लगते हैं तो कम से कम उसको अप्रिशिएट किया करें। बुरे लगते हैं तो भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, इनबॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हमारा प्रोग्राम अवामी प्रोग्राम होता है, अवाम की तरफ से ही उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं मेज़बान रुमान खान को इजाज़त दे दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको किसी और गेस्ट के साथ हम आपका तारुफ करेंगे। वस्सलाम।